वेलकम डियर स्टूडेंट्स। 12th के चैप्टर 2 के ऑलमोस्ट सारे सेक्शन हमने कवर कर लिए हैं। सिर्फ एपोमिक्सिस और पोली एम्ब्रियोनी एक सेक्शन रह गया है, इसको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 38 पे सेक्शन 2.5 में एपोमिक्सिस एंड पोली एम्ब्रियोनी दिया हुआ है, लेकिन इसको हम एनसीईआरटी से कवर नहीं करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में ये बहुत शॉर्ट में 1 या 2 पैराग्राफ में ही दिया हुआ है, जबकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक प्री मेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, और ये टॉपिक आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि इसको डिटेल्स में आप ना समझने की कोशिश करें। सो लेट अस स्टार्ट विद द सेक्शन ऑन एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस समझाने से पहले आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक प्लांट ब्रीडर था, साइंटिस्ट था। उसको ये शौक था कि वो नए नए किस्म की फूलों की वैरायटीज क्रिएट करता रहता था, आपस में उनको क्रॉस ब्रीड करके डिफरेंट वैरायटीज को क्रॉस ब्रीड करता था और नई वैरायटीज प्रोड्यूस करता था। तो एक बार उसके पास एक डायोशियस प्लांट था। डायोशियस आप सभी लोग समझते हो, जिसमें फीमेल और मेल अलग अलग प्लांट्स होते हैं। तो ये लेफ्ट साइड पे हमारा एक फीमेल प्लांट है, राइट साइड पे हमारा मेल प्लांट है। तो ऐसे उसके पास ये 2 किस्म के प्लांट थे और वो ये चाहता था कि इनकी क्रॉस ब्रीडिंग करके एक नए किस्म का मैं फ्लावर डेवलप करूं। प्रॉब्लम ये थी कि उसके आसपास जितने भी और लोग रहते थे और घर थे, उनमें इसी स्पीसीज के दूसरे मेल प्लांट भी थे। अब जब भी सीजन आता था तो इसका इस फीमेल प्लांट के पास इन मेल प्लांट्स के पोलन भी पहुंचते थे। अब वो चाहता था कि सिर्फ इस मेल प्लांट के पोलन ही यूज हों। अब बड़ी तकलीफ थी, वो कैसे अवॉइड करे इन सब के पोलन जो है इस फीमेल तक नहीं पहुंचे। यहाँ पे वो इन सब की इमेस्कुलेशन तो कर नहीं सकता था क्योंकि ये उसके प्लांट नहीं थे, और बैगिंग भी करे तो वो कितनी बार बैगिंग करे फिर भी कुछ ना कुछ कंटेमिनेशन हो ही जाता था। बड़ा परेशान था वो साइंटिस्ट। वो काफी दिन तक सोचता रहा मैं कैसे इन दोनों मेल फीमेल को यूज करके नई वैरायटी क्रिएट करूं। तो उसने अपने एक साइंटिस्ट दूसरे से सलाह भी करी, वो भी सोचता रहा कि क्या किया जाए, उसके भी कुछ समझ नहीं आया। तो उन्होंने फिर एक तीसरे साइंटिस्ट को बुलाया। तीसरे साइंटिस्ट ने उनको एक आइडिया दिया। उसने कहा कि मेरे पास एक फार्म हाउस है बहुत दूर यहाँ से, और उस फार्म हाउस के पास इस स्पीसीज के कोई फ्लावर्स आसपास नहीं मिलते। तो वहां पे अगर आप मेल और फीमेल प्लांट को ले जाओगे और वहां इनकी ब्रीडिंग करोगे, इनको आपस में क्रॉस करोगे, तो कंटेमिनेशन होने के चांस नहीं है। कितना बढ़िया आइडिया मिल गया उसको। तो उसने क्या किया कि 2 गाड़ियां ली। एक गाड़ी में अपने सारे फीमेल प्लांट रखे, एक गाड़ी में उसने सारे मेल प्लांट अपने लोड किए और दोनों गाड़ियां रवाना कर दी उस फार्म हाउस की तरफ। जो फीमेल प्लांट्स वाली गाड़ी थी वो ठीक ठाक फार्म हाउस पे पहुंच गई, लेकिन जो मेल प्लांट्स वाली गाड़ी थी वो रास्ते में खराब हो गई, कोई डिफेक्ट उसमें आ गया, आगे नहीं चल पाई। तो सड़क के किनारे उसको जैक लगा के खड़ा कर दिया। इस साइंटिस्ट को जब इन्फॉर्म किया गया तो ये फिर अपने सिटी से मैकेनिक को लेकर के साथ में आया, लेकिन रास्ते में मौसम इतना खराब हो गया कि गाड़ी तो ठीक हो गई लेकिन आगे रोड क्लोज था, ये आगे नहीं जा पाए, इनको वापस जाना पड़ा। मीनवाइल जो ये फीमेल प्लांट्स पहुंचे थे फार्म हाउस के ऊपर, फार्म हाउस पे जो लेबर लगी हुई थी उन्होंने ये सारे फीमेल प्लांट्स उस फार्म हाउस के ऊपर प्लांट कर दी। कुछ दिनों के बाद जब मौसम साफ हो गया तो वो साइंटिस्ट अपने सारे मेल फ्लावर्स को लेके वापस फार्म हाउस पे गया। तो उसने कहा कि मैं अपने फीमेल प्लांट्स के जो पिस्टिल हैं, जो स्टिग्मा हैं, उनको चेक कर लेता हूँ कि वो रेडी हैं कि नहीं पोलन्स को एक्सेप्ट करने के लिए। तो जैसे ही उसने फीमेल प्लांट्स जो वहां पे प्लांट हुए हुए थे उनको चेक किया, तो जैसे जिसको एक बात बोलते हैं ना कि आंखें खुली की खुली रह जाना, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा क्या देखा उसने? उसने देखा कि फीमेल प्लांट्स में ओवरीज में ऑलरेडी सीड बने हुए हैं, और जब इन सीड्स को उसने प्लांट किया तो इन सीड्स की जर्मिनेशन भी हो गई। ये देख करके तो उसका दिमाग बिल्कुल चकरा गया, ये अनहोनी चीज कैसे हो गई। मेल प्लांट कोई भी आसपास नहीं था उस फार्म हाउस, तो ये वायबल सीड्स, जर्मिनेट होने वाले सीड्स कैसे बन गए। वो बहुत गहरी सोच में पड़ गया और इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करने लगा। तो आइए हम भी मिल करके इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं और इस फिनोमेनन को समझने की कोशिश करते हैं।
इस फिनोमेनन को समझने के लिए रिप्रोडक्शन हम जानते हैं। रिप्रोडक्शन का पर्पस होता है नेक्स्ट जनरेशन को क्रिएट करना, और ये दो तरीके से होती है, या तो एसेक्सुअली आप नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस कर लो या सेक्सुअली कर लीजिए। जो एसेक्सुअल होती है ये इसके हमने कुछ मेथड पिछले वीडियोस में देखे हुए हैं, फिशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सेक्सुअली होती है, एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं सिंगैमी। सिंगैमी होती है मेल एंड फीमेल गैमीट्स की फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन, और इससे अल्टीमेटली सीड्स बनते हैं। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसका बेनिफिट क्या होता है कि सेम जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट जनरेशन में भी कैरी होती हैं और क्लोन बनते हैं। जो पिछली जनरेशन है सेम नेक्स्ट जनरेशन होती है, लेकिन इसके कुछ नुकसान है एसेक्सुअल में, कुछ लिमिटेशंस है। पहली लिमिटेशंस है कि लिमिटेड स्प्रेड टू न्यू हैबिटेट। चाहे फिशन हो, चाहे बडिंग हो, चाहे फ्रेगमेंटेशन हो, चाहे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो, तो नेक्स्ट प्लांट आसपास ही बनेगा पुराने प्लांट के। नए हैबिटेट में जाने का मौका नहीं मिलता। नए हैबिटेट में सिर्फ स्पोर्स ले जा पाते हैं, लेकिन स्पोर्स की प्रॉब्लम क्या है कि स्पोर्स लेस वायबल होते हैं। अगर इनको प्रॉपर कंडीशंस नहीं मिले तो इनकी वायबिलिटी कम हो जाती है। दूसरा इनका नुकसान ये है स्पोर्स का कि ये यूनिसेलुलर होते हैं और इनमें अपना कोई फूड रिजर्व नहीं होता। तो जिस समय जर्मिनेशन में फूड की जरूरत पड़े और इसको नहीं मिलेगा तो जर्मिनेट ये नहीं हो पाएगा। जो सेक्सुअल होती है उसके बेनिफिट होते हैं कि एक तो जेनेटिक वेरिएशंस क्रिएट होती हैं, दूसरा सीड्स की वजह से न्यू हैबिटेट में स्प्रेड होने का बहुत चांस मिलता है। यानी जो पहले वाली यहाँ पे लिमिटेशन थी उसको टेक केयर कर लेती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर क्योंकि ये सीड्स हैं इनकी वायबिलिटी बेटर होती है स्पोर से, तो सेक्सुअल में इस वाली जो लिमिटेशन थी सेक्सुअल की दैट हैज बीन टेकन केयर ऑफ। और इसका क्या फायदा है, सीड्स जो है मल्टी सेल्यूलर होते हैं और अपना फूड रिजर्व होता है, तो ये वाली लिमिटेशन भी हैज बीन टेकन केयर ऑफ। लेकिन सेक्सुअल में भी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि जो फीमेल होती है वो डिपेंडेंट होती है मेल के ऊपर रिप्रोडक्शन के लिए। फीमेल मेल के बगैर सीड्स नहीं क्रिएट कर सकती क्योंकि दो चाहिए इसमें। नेक्स्ट क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बड़ा लेंथी और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसमें अनसर्टेनिटी होती है। भाई जितना लेंथी प्रोसेस होगा, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगा, उसमें अनसर्टेनिटीज तो आएंगी आएंगी कि पोलन पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, पोलन वायबल होगा कि नहीं होगा, आगे जा कर के पोलन ट्यूब बिल्कुल सही रास्ता लेते हुए पहुंच पाएगी कि नहीं पहुंच पाएगी, गैमीट्स रास्ते में बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, सिनर्जिड्स के थ्रू वो एग सेल तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, फर्टिलाइजेशन हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, कितनी अनसर्टेनिटीज। ये जो एडवांटेजेस हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये बेसिकली आती हैं बिकॉज इसमें सीड्स फॉर्मेशन हो रही है फ्लोरिंग प्लांट्स में। अब प्लांट्स ने ये सोचा कि ये बेनिफिट्स भी मुझे मिल जाए, इसमें से एक जेनेटिक वेरिएशन के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ, मुझे वेरिएशंस नहीं चाहिए, मुझे क्लोनिंग चाहिए और ये वाले बेनिफिट्स भी चाहिए जो सीड्स मुझे दे रहे हैं। और लेफ्ट वाली साइड से ये वाला बेनिफिट मैं ले लेता हूँ क्लोनिंग वाला। अब प्लांट चाहता है कि लेफ्ट में से जो बेनिफिट है वो भी मुझे मिल जाए और राइट में जो बेनिफिट है वो भी मुझे मिल जाए और ये रेड में जो डिसएडवांटेजेस लिखी हुई हैं ये अवॉइड हो जाए सारी की सारी। तो प्लांट्स ने क्या काम किया, जिसे बोलते हैं एक तीर से दो निशाने, एक तीर छोड़ा और एक तीर से दो निशाने लगाए। एसेक्सुअल और सेक्सुअल के जो बेनिफिट्स थे वो दोनों लेने की कोशिश की। उन दोनों के मिलने से जो प्रोसेस बना उसे नाम देते हैं हम एपोमिक्सिस। एक चीज यह समझ लेनी चाहिए और कि जो ये एपोमिक्सिस है ये कोई एक्सक्लूसिव प्रोसेस नहीं है। एपोमिक्सिस ये नहीं कहती कि सिर्फ मेरे वाला ही प्रोसेस चलेगा, वो कहती है कि प्लांट को जब वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करना है तो वेजिटेटिवली कर ले, जब सेक्सुअली करना है तो सेक्सुअली भी करती रहे साथ साथ, और मैं भी हूँ एज अ सप्लीमेंट टू हेल्प। यानी ये तीनों प्रोसेस साथ साथ चलते रहते हैं। अब हम एपोमिक्सिस को थोड़ा समझते हैं, ये होती क्या है। एपो मीन्स अवे और विदाउट, और मिक्सिस मीन्स मिक्सिंग, फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन। यानी एपोमिक्सिस इज विदाउट फर्टिलाइजेशन। Seed formation in flowering plants without fertilization of gametes is known as apomixis. ये एक तरीके की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसलिए याद कीजिए जब हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू की थी तो उसमें एक मेथड एपोमिक्सिस भी था।
लेकिन ये मिमिक करती है, नकल उतारती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। क्यों नकल कैसे उतारती है? क्योंकि इसमें सीड प्रोड्यूस होते हैं। ये एक शॉर्टकट है या बाईपास मेथड है सीड प्रोडक्शन का। मैटरनल क्लोनिंग भी इसको बोलते हैं, क्योंकि फीमेल प्लांट से नेक्स्ट जनरेशन हैविंग सेम जेनेटिक मटेरियल क्रिएट हो रही है। ये एक जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस है। स्पेशल जीन्स होते हैं जिनकी वजह से प्लांट में ये क्षमता आती है एपोमिक्सिस करने की। और बहुत सारे साइंटिस्ट दुनिया भर की लैब्स में उन जीन्स को आइडेंटिफाई करने में लगे हुए हैं कि ऐसे कौन से जीन्स हैं जो प्लांट को ये एबिलिटी देते हैं टू प्रोड्यूस सीड्स विदाउट अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। और इन फैमिली में एस्टरेसी में जो ये होती है सनफ्लावर फैमिली, और ग्रासिस मीन्स मोनोकोटिलीडन्स, जहाँ भी यूज हो वहाँ ग्रासिस लिख देते हैं, ये याद रखना। तो इन दो फैमिलीज में ये बहुत कॉमन है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस और एगैमोस्पर्मी एक ही चीज है, लेकिन मैंने यहाँ ऑलमोस्ट इक्वल का साइन लगाया है क्योंकि बहुत सारी बुक्स, लिटरेचर, साइंटिस्ट बोलते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इज कॉल्ड एपोमिक्सिस, जो दो तरीके की उन्होंने बताई, वेजिटेटिव एंड एगैमोस्पर्मी। बट हम एपोमिक्सिस को एगैमोस्पर्मी ही बोलेंगे और वेजिटेटिव को एक डिफरेंट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स बोलेंगे। जिसमें फर्टिलाइजेशन होती है उसे बोलते हैं सिंगेमी, और उसका दूसरा नाम होता है एम्फीमिक्सिस। एम्फी मीन्स बोथ। तो अल्टीमेटली भाई साहब इससे सीड प्रोड्यूस होना है। सीड बनता कौन सा पार्ट ऐसा है फ्लावर का जो सीड बनता है? यस, ओव्यूल बनता है। तो ओव्यूल बनना है और ओव्यूल से फिर अल्टीमेटली सीड बनना है। ये ओव्यूल होता है। इसका ब्रॉडली डायग्राम ये है, जिसमें बाहर इंटेगुमेंट होती है, अंदर न्यूसेलस होता है, और उस न्यूसेलस की कोई एक सेल मेगास्पोर मदर सेल में डिफरेंशिएट हो जाती है। थोड़ा सा आगे देख लें तो ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये अल्टीमेटली एम्ब्रियो सैक बनाती है। ये सारा हम डिटेल जानते हैं। ये 1 या 2 इंटेगुमेंट्स होती हैं और ये सारा न्यूसेलस है। ये एम्ब्रियो सैक का अंदर का डायग्राम आपको याद आ गया होगा। क्या क्या है इसमें? एंटीपोडल सेल्स, 2 सिनर्जिड, एक एक्सेल, 2 पोलर न्यूक्लियाई। अब जल्दी से मुझे बताएं इन सब की प्लॉइडी और बताएं मुझे। तो ये प्लॉइडी है। मेगास्पोर मदर सेल इज 2n, न्यूसेलस इज 2n, इंटेगुमेंट इज 2n। एम्ब्रियो सैक की सारी सेल्स n है। एम्ब्रियो सैक इज हैप्लॉइड। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिक्वायरमेंट क्या होती है कि पोलन ट्यूब पहुंचती है माइक्रोपाइल के थ्रू और फाइलीफॉर्म ऑपरेटस के थ्रू सिनर्जिड्स में एंटर करती है और आगे जाके फिर फर्टिलाइजेशन होती है एक्सेल के साथ। अब प्लांट ये कहता है कि साहब मुझे इस पोलन ट्यूब की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप ही सीड बनाना चाहता हूँ। तो वो कैसे बनाएगा ये सीड, ये देख लेते हैं। एम्ब्रियो सैक से शुरू करते हैं। एम्ब्रियो सैक में सबसे पहले हम शुरू करते हैं एग सेल है, सबसे इंपॉर्टेंट सेल एग सेल। प्लांट ये कहता है कि मेल गैमीट्स की मुझे जरूरत नहीं है, मैं इस एग सेल से ही एम्ब्रियो बना देता हूँ। जब एग सेल ही एम्ब्रियो में डेवलप हो जाए तो इस प्रोसेस को डियर स्टूडेंट्स बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने बात की थी कि अनफर्टिलाइज्ड एग से मेल बी, जिसे ड्रोन बोलते हैं, क्रिएट होते हैं। इसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। और क्योंकि एग सेल हैप्लॉइड है तो ये एम्ब्रियो भी हैप्लॉइड बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। ये एपोमिक्सिस का फर्स्ट मेथड है। एपोमिक्सिस हमने पढ़ा था शॉर्टकट मेथड है। फिर प्लांट सोचते हैं कि इस मेथड से भी कोई शॉर्टकट हो जाए, एग की भी मुझे जरूरत नहीं पड़े और एम्ब्रियो डेवलप हो जाए। तो एम्ब्रियो सैक में और भी सेल्स हैं, 3 एंटीपोडल सेल्स हैं, 2 सिनर्जिड्स हैं। अगर एंटीपोडल सेल्स या सिनर्जिड्स ये डेवलप हो जाए एम्ब्रियो में तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एपोगैमी। और एपोगैमी से भी जो एम्ब्रियो बनेगा वो हैप्लॉइड होगा। तो फर्स्ट 2 मेथड जो एपोमिक्सिस के हैं, हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस एंड एपोगैमी, दोनों में ही हैप्लॉइड एम्ब्रियो बनता है और नेक्स्ट जो जनरेशन बनती है वो भी हैप्लॉइड होती है।
अब जो नेक्स्ट जनरेशन बनी, क्योंकि वो हैप्लॉइड है तो वो फर्दर एपोमिक्सिस नहीं कर पाती, तो इसलिए ये दोनों प्रोसेस कहलाते हैं नॉन रिकरेंट एपोमिक्टिक प्रोसेसेस। हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस और एपोगेमी इज नॉन रिकरेंट, ये याद रखना है। अब दो हमें मेथड समझ आ गए हैं। आगे और शॉर्टकट करने के लिए प्लांट ये कहता है कि मैं इन हैप्लॉइड सेल्स को यूज ही नहीं करता। एम्ब्रियो सैक के बाहर भी मेरे पास कुछ पड़ा है। क्या पड़ा है? इंटेगुमेंट पड़ा है और न्यूसेलस है मेरे पास, दोनों डिप्लॉयड। तो अगर न्यूसेलस की किसी सेल से या इंटेगुमेंट की किसी सेल से फर्दर एम्ब्रियो डेवलप हो जाए तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी। ये एडवेंटिशियस पहले भी वर्ड आया है, जो मैंने बताया था आपको, जैसे एडवेंटिशियस रूट्स में की बात आई थी कि लीफ के ऊपर रूट्स आ गई तो एडवेंटिशियस रूट्स। तो एडवेंटिशियस जहां पे भी वर्ड यूज हो उसका मतलब है अपनी नेचुरल पोजीशन से किसी और पोजीशन में चीज होना। एम्ब्रियोनी होनी चाहिए थी एम्ब्रियो सैक के अंदर, लेकिन हो रही है न्यूसेलस और इंटेगुमेंट की वजह से, तो इसलिए इसको बोला एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी। ये तीसरा मेथड है एपोमिक्सिस का। इससे जो जनरेशन क्रिएट होगी नेक्स्ट, क्योंकि वो डिप्लॉयड सेल से बनी है तो वो जनरेशन भी डिप्लॉयड होगी। ये डिटेल में देख लीजिए एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी। लेफ्ट साइड वाले डायग्राम में उसने ये सारी न्यूसेलर सेल्स हैं। ये जाइगोट नॉर्मल, मैंने आपको बताया था दूसरे प्रोसेस भी साइड बाय साइड चल रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी साथ साथ चल रही है, लेकिन ये न्यूसेलस की कुछ सेल्स जो ये ग्रीन 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 आपको दिखा रही हैं, इन्होंने एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस शुरू कर दिया अपने अंदर। और राइट साइड में आप देख सकते हो कि ये एम्ब्रियोज जो हैं अल्टीमेटली अंदर की ओर आ गए हैं। इनमें से ये तो है नॉर्मल जाइगोट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना है, बाकी ये सारे न्यूसेलर की सेल से एम्ब्रियो बने हुए हैं, इसलिए इनको बोलते हैं एडवेंटिशियस एम्ब्रियो है। ये सब डेवलप हो रहे हैं अब एम्ब्रियो सैक के अंदर, लेकिन ओरिजिनेट हुए हैं न्यूसेलस से या इंटेगुमेंट से। ये एक और डायग्राम देख लीजिए, ये बाहर जो पिंक कलर में दिखाया है ये सारी न्यूसेलर सेल्स, और इसमें जो ये रेड रेड आपको स्पॉट्स नजर आ रहे हैं ये शुरू कर चुके हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट न्यूसेलस की सेल्स। और ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो थे एडवेंटिशियस एम्ब्रियोज, ये एंटर हो रहे हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर, इनको बोलते हैं न्यूसेलर एम्ब्रियोज। ओव्यूल सीड में डेवलप हो गया जिसके अंदर कई सारे एम्ब्रियोज हैं, और जब ये सीड जर्मिनेट होगा तो कई सारे प्लांट्स इससे बनेंगे। ये एक सीड दिखाया हुआ है सिट्रस का, जिसके अंदर आप ये देख सकते हो कई सारे एम्ब्रियो, और ये इनके एग्जाम्पल हैं सिट्रस एंड मैंगो। एक ओव्यूल जिससे एक सीड बनेगा, उसके अंदर कई सारे एम्ब्रियोज होंगे, इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। तो तीन हमें समझ आ गए मेथड एपोमिक्सिस के। अब प्लांट ये सोचता है कि इन तीनों से भी पहले के प्रोसेस पे चलते हैं, तो ये एम्ब्रियो सैक बनने से पहले हमारे पास थी मेगास्पोर मदर सेल। प्लांट ये कहते हैं एक शॉर्टकट करते हैं, मेगास्पोर मदर सेल से ही एम्ब्रियो बना देते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डिप्लोस्पोरी। डिप्लो मीन्स डिप्लॉयड, मेगास्पोर मदर सेल क्या होती है? डिप्लॉयड, और जो स्पोरोफाइट बने सीधा ही डिप्लॉयड सेल से, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिप्लोस्पोरी। तो ये वाले एम्ब्रियोज और नेक्स्ट जनरेशन भी डिप्लॉयड होगी। चार मेथड हो गए सब। अब प्लांट कहता है कि एक फाइनल शॉर्टकट होना चाहिए, मेगास्पोर मदर सेल भी तो किसी न्यूसेलस की सेल से ही बनी थी, तो यहां तक भी पहुंचने का कष्ट क्यों उठाया जाए, सीधा अनडिफरेंशिएटेड न्यूसेलस से बना देते हैं नए एम्ब्रियो। इस प्रोसेस को बोलते हैं एपोस्पोरी, यानी एपो मीन्स अवे, विदाउट, स्पोरी मीन्स स्पोर बनाने की जरूरत ही नहीं है, ना मेगास्पोर बनाओ, ना मदर सेल बनाओ, ना आगे मेगास्पोर बनाओ, ना आगे एम्ब्रियो सैक की बाकी सेल्स बनाओ, सीधा ही अनडिफरेंशिएटेड न्यूसेलस की कोई सेल होती है और वो आगे जाके एम्ब्रियो बना देती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एपोस्पोरी। एपोस्पोरी से जो एम्ब्रियो और नेक्स्ट जनरेशन क्रिएट होगी वो क्या होगी? डिप्लॉयड होगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एपोमिक्सिस का प्रोसेस है, और ये 5 उस एपोमिक्सिस के मेथड हैं जो आपने याद रखने हैं।
पार्थेनोजेनेसिस और एपोगैमी जो है नॉन रिकरेंट है, बाकी तीनों रिकरेंट है। जो नेक्स्ट जनरेशन क्रिएट होगी वो क्योंकि डिप्लॉयड है तो वो आगे फर्दर भी एपोमिक्सिस कर पाएगी। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट एपोमिक्सिस में याद ये रखनी है कि एपोमिक्सिस कोई स्टैंड अलोन प्रोसेस नहीं है, ऑल एक्सक्लूसिव प्रोसेस नहीं है। इसके साथ साथ प्लांट की जो बाकी रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटीज हैं वो भी कंटिन्यू रहती हैं। अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने की कि इस एपोमिक्सिस को इतनी डिटेल्स में हम क्यों पढ़ रहे हैं। एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, यानी दो वेराइटीज हैं, उन दोनों वेराइटीज की मिक्सिंग करके सीड क्रिएट करो और उस सीड से नेक्स्ट जनरेशन क्रिएट करो ताकि उस नेक्स्ट जनरेशन में दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आ जाएं। इस डायग्राम से समझ लें, ये इनब्रेड ए है। इनब्रेड का मतलब होता है प्योर लाइन। ये इनब्रेड बी है। इसमें ये फूल यहाँ पे इस कलर के आते हैं, इसमें ये फूल यहाँ इस कलर के आते हैं। इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन हमने कर दी और ये हाइब्रिड प्लांट बन गया हमारे पास, जिसमें ये वाली कैरेक्टरिस्टिक और ये वाली कैरेक्टरिस्टिक दोनों आ गई। इसको बोलते हैं हाइब्रिड विगर, हेट्रोसिस। हेट्रोसिस का मतलब है 2 + 2 इज मोर देन 4। दोनों की कैरेक्टरिस्टिक भी आ गई और इस प्लांट की देखिए हाइट भी बढ़ गई। ये हाइब्रिड विगर है। इस हाइब्रिड विगर के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये हाइब्रिड प्लांट में जो सीड्स बनते हैं उन सीड्स को जब हम जर्मिनेट करते हैं तो उसमें जो जनरेशन क्रिएट होती है उसमें तीनों किस्म के प्लांट मिलेंगे आपको, सिर्फ हाइब्रिड वाले नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये सीड आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बन रहे हैं और सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हो रहा है, सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स हो रही है। और ये आगे जब हम जेनेटिक्स की बात करेंगे तब हम देखेंगे F1 जनरेशन F2 जनरेशन में किस तरीके से प्रीवियस जनरेशन के रेशो में फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। तो हाइब्रिड प्लांट से हम अगर सीड लेते हैं और उन सीड्स को जर्मिनेट करा के आगे ग्रो कराते हैं तो प्रीवियस जनरेशन के फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट प्लांट्स में मिलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स सेग्रीगेट हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हाइब्रिडाइजेशन में। अब मैं ये चाहता हूं कि इस सीड से ये हाइब्रिड प्लांट जो सीड्स क्रिएट करे उनसे सारे के सारे हाइब्रिड प्लांट्स ही बनने चाहिए। तो एक ही चीज है जो मुझे मदद कर सकती है वो है एपोमिक्सिस। हाइब्रिड वैरायटीज की हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है आज की जनरेशन को, और फ्यूचर वाली जनरेशन जिस हिसाब से ग्लोबल पॉपुलेशन बढ़ रही है उनकी फूड की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हमें हाइब्रिड वैरायटीज ही चाहिए, क्योंकि हाइब्रिड का मतलब सिर्फ ये फूलों से नहीं है। हाइब्रिड का मतलब होता है बेटर प्रोडक्टिविटी, बेटर ग्रेन साइज, लेस रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, मोर रेजिस्टेंस टू डिजीजेज। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम हाइब्रिड्स में क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन अब हाइब्रिड से आगे सीड्स हम नहीं ले पाते क्योंकि सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता है। तो करना क्या पड़ता है कि ये प्योर लाइंस को मेंटेन रखना पड़ता है। प्योर लाइंस को मेंटेन रखो और फिर उनसे फिर सीड्स लो और फिर हाइब्रिड बनाओ। तो किसानों को भी बड़ा नुकसान होता है, हर साल उनको हाइब्रिड के सीड खरीदने पड़ते हैं। साइंटिस्टों के लिए भी प्रॉब्लम है, ब्रीडर्स के लिए भी प्रॉब्लम है कि प्योर लाइंस को मेंटेन करो फिर सीड्स बनाओ, फिर प्योर लाइंस को मेंटेन रखो फिर सीड्स बनाओ। तो एपोमिक्सिस को अगर हम यूज कर लें यहाँ हाइब्रिड वैरायटीज में तो डायरेक्टली वो मैटरनल क्लोन बनाते जाएंगे और ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट जनरेशन में आते चले जाएंगे। कितना आसान हो जाएगा काम। इससे भी आप समझ सकते हैं, एक ये प्लांट है थोड़ा ब्रॉन्ज कलर का, एक ये प्लांट है, प्लांट 1 प्लांट 2 प्योर लाइंस हैं, इनको मिक्स करके हमने ये हाइब्रिड बना दिया। अगर इस हाइब्रिड में हम सीड प्रोड्यूस करते हैं बाय सेक्चुअल नॉर्मल सेक्चुअल मेथड तो देखिए अब हर एक किस्म के प्लांट नेक्स्ट जनरेशन में F2 जनरेशन में क्रिएट हो रहे हैं। अगर हम एपोमिक्सिस को यूज करेंगे तो F2 F3 F4 सभी जनरेशन्स में सेम प्लांट आते चले जाएंगे। ये एपोमिक्सिस की ब्यूटी है। और एपोमिक्सिस हम जानते हैं जेनेटिकली कंट्रोल्ड मेथड है। कोई जीन्स होते हैं पर्टिकुलर जो प्लांट को ये क्षमता देते हैं। तो पूरी दुनिया के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट सारी लैब्स लगी हुई हैं हर प्लांट वैरायटी में जीन्स को ढूंढने में, या कोई एपोमिक्टिक जीन हम किस तरीके से हाइब्रिड्स में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यही फ्यूचर की रिसर्च है, फ्यूचर के एक्सपेरिमेंट्स हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के ऊपर स्पेशल अटेंशन आप लोगों ने देनी है। अब आगे चलते हैं। लास्ट में चैप्टर समरी
एनसीईआरटी पेज नंबर 39 और 40 पे दी हुई है। ये है पेज नंबर 39। इस पूरे चैप्टर की समरी में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमने पीछे कवर नहीं की हुई, सेम चीज लिखी हुई है, तो आप इसको सिर्फ एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। एक वर्ड है इसमें जो पूरे चैप्टर में कहीं मेंशन नहीं है, वो ये वर्ड है। तो आप कंफ्यूज ना हो कि आर्किस्पोरियम एक नया वर्ड आ गया, और एनसीईआरटी की मैं बार बार आपको बता रहा हूँ ब्यूटी ये है कि कम्पिटिटिव एग्जाम 100% एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, लेकिन एनसीईआरटी की हर एक लाइन, हर एक वर्ड में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आर्किस्पोरियम क्या होता है? एक न्यूसेलस, हमको पता है न्यूसेलस होता है, न्यूसेलस से बनती है मेगास्पोर मदर सेल, ये हम जानते हैं। लेकिन इस मेगास्पोर मदर सेल बनने से पहले भी कुछ होता है। न्यूसेलस की कुछ सेल्स होती हैं जो डिफरेंशिएट हो जाती हैं और बनाती हैं आर्किस्पोरियम। आर्किस्पोरियम में आर्किस्पोरियल सेल्स होती हैं। ये आर्किस्पोरियल सेल्स होती हैं जो अल्टीमेटली स्पोरोजिनस टिश्यू बनाती हैं, और इनमें से कोई एक सेल, या तो ये सिंगल सेल होती है या ग्रुप ऑफ सेल्स भी होती है, इनमें से कोई एक सेल होती है जो मेगास्पोर मदर सेल में डेवलप होती है। तो आर्किस्पोरियम बेसिकली, आर्की पहले भी वर्ड आया था, इनिशियल स्टेज मैंने आपको बताया था, बिगिनिंग। तो ये सारा प्रोसेस शुरू होता है आर्किस्पोरियम से। क्लियर? सो वेरी इंपॉर्टेंट सजेशन, बायो बोर्ड जी हमें बोल रहे हैं कि इस पूरे चैप्टर में जो कैच वर्ड्स आए हैं, नए टर्म्स आए हैं, कोई फ्रेजेस आई हैं, या जो एग्जाम्पल आए हैं, इतने सारे, ये सारे के सारे अपनी एक सेपरेट नोटबुक बनाएं और उस नोटबुक पे ये सारे लिख लें अलग से, ताकि आपको रिवाइज करते टाइम, गो थ्रू करते टाइम बहुत आसानी हो जाएगी, और जब आप लिखेंगे तो बहुत सारी चीजें तो आपको याद ही हो जाएगी। थैंक यू बायो बोर्ड जी। अरे फिर आगे बायो बोर्ड, एक और सजेशन। ओके, वेरी गुड सजेशन, थैंक यू बाय बोर्ड। ये चार्ट बनाने की प्रैक्टिस आप करिए, ये पूरे के पूरे चैप्टर 2 की समरी है एक तरीके से। इसको आप देख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, और अपनी नोटबुक में ये चार्ट पहले देख करके बनाइए, फिर 2-3 बार बिना देखे बनाने की कोशिश करिए।